Hello students, I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के साइकोलॉजी पेपर 2 की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे फ्रॉम यूनिट 1 विच इज एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड आज हम सेम यूनिट के फर्दर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा है यूनिट 1 एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 2। पिछले वाले क्वेश्चन से आगे ये चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। यहाँ पे हम साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्वेश्चंस की। ओके, सो व्हाट आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म की दो मेन ब्रांचेस इनमें से कौन सी हैं? महायाना एंड निर्वाणा, अयंता वास एंड तेरावदा एंड महायाना, या फिर विपासना एंड निर्वाणा। ठीक, इसमें से हमें देखना है विच इज द करेक्ट आंसर। अब ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ब्रांचेस की जगह स्कूल्स लिखा भी आ सकता है कि बुद्धिज्म के कौन कौन से स्कूल्स हैं इनमें से। तो हम एक बार देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से स्कूल्स बुद्धिज्म में आते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो ब्रांचेस और स्कूल्स इन बुद्धिज्म। ओके, तो यहाँ पे हम मेन स्कूल्स की बात करेंगे। वैसे तो ओवर द टाइम काफ़ी डिफरेंट लोगों के व्यूज़ एंड उसके आधार पे स्कूल्स बनते रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे जो तीन स्कूल्स हैं बुद्धिज्म के, जो तीन ब्रांचेस हैं, हम यहाँ उनकी बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्कूल इज तेरावदा। ओके, तेरावदा इज अ पाली वर्ड और जिसका मतलब है, तेरा का मतलब होता है एल्डर और वदा का मतलब होता है टीचिंग। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब हुआ टीचिंग ऑफ एल्डर्स। ओके, इनका क्या मानना होता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक आम इंसान की तरह आए दुनिया में और उन्होंने निर्वाणा को अटेंड किया। ठीक है, सॉरी, निर्वाणा को अटेन किया, नॉट अटेंड किया। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी में निर्वाणा को अटेन किया। तो इसका जो फोकस है, इस स्कूल का फोकस है इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट की तरफ है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने बोला कि एक मोनेस्टिक लाइफ यानी कि मंक की तरह आपको जीना पड़ता है। ओके, सो मेन फीचर क्या होंगे इस स्कूल के कि एक तो ये कि इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एनलाइटमेंट। इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट या इंडिविजुअल निर्वाणा की तरफ ये फोकस करता है कि हर किसी की अपनी जर्नी है एंड इंडिविजुअली आपको वो निर्वाणा अचीव करना है। ओके, एंड इसकी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हैं पाली लैंग्वेज में। ओके, एंड इसके लिए आपको मोनेस्टिक लाइफ जीनी होती है। ओके, यानी कि मंक्स की तरह रहना पड़ता है। ओके, एंड अब ये था आपका ओल्डेस्ट स्कूल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्कूल आता है हमारा सेकंड स्कूल विच इज कॉल्ड महायाना। महायाना का मतलब क्या होगा? यान का मतलब, अगर आपने हिंदी या संस्कृत कुछ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यान जो होता है वो वाहन को बोलते हैं, यानी कि व्हीकल को बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया व्हीकल। महा का मतलब महान, ग्रेट। ठीक है, तो इस महायाना का अर्थ हो गया ग्रेट व्हीकल। तो इस स्कूल को ग्रेट व्हीकल के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या माना गया था, यहाँ पे इन लोगों का मानना था कि गौतम बुद्धा जो थे वो एक हेवनली एंटिटी थे। ठीक है, वो काफी पहले से ही एक सिद्ध पुरुष थे जो इस संसार में आए और उन्होंने अपने शिष्यों को की मदद की निर्वाणा को अचीव करने में। ठीक है, तो इससे इनकी क्या धारणा बन के आई कि एक कोई महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं और उनके कुछ शिष्य हैं जिनकी कि वो हेल्प कर रहे हैं, यानी कि एक ग्रुप फॉर्मेशन इज देयर, है ना। तेरावदा में क्या था, इंडिविजुअल जर्नी है किसी की निर्वाणा प्राप्त करने की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस जर्नी इज ऑफ अ ग्रुप एंड जिसमें कि आपके कोई गुरु हैं जो आपको उस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं कि आप एज अ ग्रुप पूरे शिष्य जो है वो निर्वाणा को हासिल कर सकें। ठीक है, सो द फोकस वाज ऑन कलेक्टिव फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड टीचिंग द वेज टू एनलाइटनमेंट। ठीक, सो ये यहाँ पे इसका जो मेन डिफरेंस था वो यही था कि वहां पे इंडिविजुअल जर्नी से ये एक ग्रुप की जर्नी बन गई है टुवर्ड्स द एनलाइटनमेंट। ओके, फोकस ऑन कलेक्टिव फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। ठीक है, एंड टीचिंग द वेज टू एनलाइटनमेंट। ओके, सो दिस वाज द सेकंड स्कूल, महायाना। अब थर्ड स्कूल, एक और स्कूल है जिसको बोला गया है वज्रयाना। ओके, अब अगेन इस नेम को अगर हम समझें, इसका मतलब तो यान का मतलब तो अगेन व्हीकल हो गया, वाहन को यान बोलते हैं। वज्र, वज्र का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कुछ लोगों को अगर पता हो, जैसे इंद्र देवता जो माने जाते हैं उनके पास एक होता है वज्र, है ना, इंद्र का वज्र जो कि एक बहुत शक्तिशाली वेपन कह सकते हैं उसको, उसकी तरह से होता है जिसका कि जिसको कि जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है, एंड जो कि जैसे बिजली वगैरह चमकाने के लिए जो आसमान में होती हैं इंद्रदेव जो वर्षा करते हैं, बिजली डालते हैं, तो उसमें भी वज्र का यूज होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वज्र के जो नाम है वो यहाँ पे इसके मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे वज्र जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि मतलब अनब्रेकेबल चीज होती है। तो उसका कंपैरिजन कौन से ऐसे एलिमेंट के साथ किया जा सकता है या कौन से ऐसी चीज के साथ किया जा सकता है जो कि इट इज दैट स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल, सो दैट इज डायमंड। ठीक है, तो इसलिए इसको एक और नाम दिया गया डायमंड व्हीकल का। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से ये स्टोरी याद रखेंगे तो आपको ये नाम में याद रखने में कोई भी इशू नहीं आएगा। वज्र से आपको दो नाम यहाँ पे निकल के आएंगे, एक तो हो गया डायमंड क्योंकि डायमंड भी इसी तरीके से स्ट्रांग है। ठीक है, एंड अनदर मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वर्षा और बिजली जो आसमान में कड़कती है उसके काम में आता है, तो उससे आप इसका अनदर नेम जो याद रख सकते हैं वो है थंडर बोल्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है थंडर बोल्ट व्हीकल। तो ये हो गया आपका तीसरा स्कूल जिसका कि नाम हमने अभी सीख लिया है, वज्रयाना, डायमंड व्हीकल और थंडरबोल्ट व्हीकल। अब इस स्कूल का क्या मानना था, अब ये स्कूल कहता था कि जब हमें निर्वाणा प्राप्त करना ही है तो क्यों ना फास्ट करें इस प्रोसेस को। हमें पता चल गया कि पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, टू अटेन निर्वाणा इन लाइफ। ठीक है, सो व्हाई नॉट मेक इट द फास्टर प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए फास्टर प्रोसेस बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तंत्र मंत्र ये सब विद्याओं का इस्तेमाल किया और तांत्रिक रिचुअल्स परफॉर्म किए ताकि जल्दी से जल्दी एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया जा सके, निर्वाणा को प्राप्त किया जा सके। सो दिस वाज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, सो एक लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं, दे इंक्लूडेड तांत्रिक रिचुअल्स टू अटेन
faster enlightenment. ओके, एंड इस स्कूल को इंडो तिब्बतन बुद्धिज्म भी बोला जाता है, ज्यादातर ये इंडिया तिब्बत में फेमस हुआ, तो यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इज इंडो तिब्बतन बुद्धिज्म। ओके, सो ये हो गए हमारे 3 स्कूल। थेरावदा जो कि सबसे ओल्डेस्ट था, एंड ये टीचिंग ऑफ एल्डर्स इसको कहा जाता है। इसमें जो फोकस था वो इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट पे था। ठीक है, तो वी कैन से कि थेरावदा जो है टीचिंग ऑफ एल्डर्स था, फोकस जो था वो इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट के ऊपर था, और यहाँ पे मोनेस्टिक लाइफ जीनी होती है, जो मेन पॉइंट है। दूसरा महायाना स्कूल, जिसका फोकस इंडिविजुअल ना होके कलेक्टिव निर्वाणा की तरफ था। तीसरा स्कूल था वज्रयाना, जिसका फोकस था कि फास्टर करो भाई प्रोसेस को एनलाइटनमेंट के। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने फॉलो किए तांत्रिक रिचुअल्स। तो ये मेन 3 आपके स्कूल्स थे। अब इसमें से हमारा क्वेश्चन बन के आया है, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, ठीक, तो 2 ऑप्शंस में हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, थेरावदा एंड महायाना तीसरा। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इसमें से ब्रांचेस या स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर आपकी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम। ठीक है, अगर तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, मतलब हर ऑप्शन में 3-3 नाम आते हैं, तो आपको थेरावदा, महायाना एंड वज्रयाना ये तीनों आपको क्लिक करने हैं। ठीक है, अगर थेरावदा को दूसरे नाम से आता है, टीचिंग ऑफ एल्डर्स, या इनके नाम का मतलब पूछ लिया जाता है, तो आई होप वो भी आप बता पाएंगे। एंड अगर मेन कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है कि विच स्कूल emphasizes द इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट, तो आप बोलेंगे थेरावदा। या विच स्कूल emphasizes अ मोनेस्टिक लाइफ, यू विल से थेरावदा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विच स्कूल emphasizes द रोल ऑफ तांत्रिक रिचुअल्स फॉर फास्टर एनलाइटनमेंट, तो उसका आंसर होगा वज्रयाना। ओके, सो इस तरीके से हमारे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको ध्यान रखें। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट आर द फर्स्ट 2 segments of eightfold path in Buddhism known as। ओके, सबसे पहले तो अब इसमें हमें पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, है ना। ऑप्शंस है प्रज्ञा, पंचशिला, शिला, समाधि। ऑप्शंस पे हम बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कि बुद्धिज्म में जो 8 फोल्ड पाथ है उसके फर्स्ट 2 सेगमेंट्स को क्या कहते हैं। अब बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ है क्या, व्हाट इज द 8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। 8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म में हमने देखा है कि मेन इनका क्या इनका कंसेप्ट है कि हमें सफरिंग्स का जो है वो अंत करना है और हमें निर्वाणा को प्राप्त करना है। ठीक है, ये मेन फंडा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या दिया, 8 फोल्ड पाथ दिया कि भाई अब हमें करना क्या है वो हमें पता है, बट हमें कैसे करना है उसके लिए हमारे पास कोई प्रोसेस भी होना चाहिए, राइट। तो वो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज 8 फोल्ड पाथ। अब इस 8 फोल्ड पाथ का क्या यूज है, पाथ टू cessation of suffering and attaining the state of nirvana। ओके, अब इसके लिए इन्होंने
क्या किया कि इस 8 फोल्ड पाथ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके, 3 कैटेगरी रहेंगी जिसमें कि पूरा 8 फोल्ड पाथ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी विजडम की, ठीक है, उसको पाली भाषा में बोला जाता है पन्ना, ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो विजडम। दूसरी है सिला, यानी कि वर्च्यू, ठीक है, या फिर एथिकल कंडक्ट। और तीसरी कैटेगरी है आपकी समाधि की, यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है। तो टोटल आपके 1 से लेके 8 जो पाथ हैं, 8 फोल्ड पाथ है, वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। 2 पाथ आपके इसमें आते हैं, 3 इसमें आते हैं, 3 इसमें आते हैं, तो इस प्रकार से ये पूरे 8 पाथ्स आपके कवर हो जाते हैं, जिससे कि इंसान विजडम, एथिकल कंडक्ट और कंसंट्रेशन ये सब चीजें अपने अंदर ला पाता है उन चीजों को फॉलो करके। तो पहला पन्ना में क्या है, विजडम के लिए हमें दो इसमें जो पाथ आएंगे वो होते हैं राइट पर्सपेक्टिव का, इसको राइट थॉट भी बोल सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग भी, सॉरी नॉट राइट थॉट, राइट पर्सपेक्टिव को हम बोल सकते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राइट थॉट का, ठीक है, राइट थॉट या राइट इंटेंशन, ठीक है, या फिर राइट रिजॉल्व। ओके, तो यानी कि मोटा मोटा आप ये याद रख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव आपका सही होना चाहिए, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए टू अटेन द विजडम। देन है थर्ड आता है आपका सिला के अंदर, वो होता है राइट स्पीच, फोर्थ होता है इसके अंदर आपका राइट एक्शन, एंड फिफ्थ आता है आपका राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से जीवन निर्वाह करना। देन आता है आपका समाधि, समाधि में आपका आता है यहाँ पे सिक्स्थ, विच इज राइट एफर्ट, ठीक है। सेवंथ आता है राइट माइंडफुलनेस, यानी कि अवेयर होना हर चीज से, राइट माइंडफुलनेस। एंड एट्थ वन इज राइट कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आपके 8 फोल्ड पाथ यहाँ पे सारे कवर हो गए हैं। 3 कैटेगरीज में ये आते हैं, पन्ना, सिला एंड समाधि में, ठीक है। पन्ना में आता है आपका राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट इंटेंशन विच इज विजडम। सिला में आते हैं आपके एथिकल कंडक्ट, कि आप कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके क्या सिद्धांत है, तो उसमें आपकी राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड, जीने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने सिद्धांत में बताया है। तीसरा आता है आपका समाधि, जिसमें कि आपके एफर्ट्स, आपकी माइंडफुलनेस, आपकी कंसंट्रेशन, ये तीनों चीजें आती हैं, दैट शुड बी राइट। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट 2 सेगमेंट्स जो हैं 8 फोल्ड पाथ की, वो इनमें से किस में आती हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट 2 सेगमेंट्स हमने देखी कि फर्स्ट 2 सेगमेंट्स हमारी कौन सी हैं, राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट इंटेंशन, ठीक है। ये इसी प्रकार से ये पूरे सीरियल वाइज ही लिखे हैं मैंने। तो फर्स्ट 2 सेगमेंट ये हैं, नेक्स्ट 3 ये हैं एंड लास्ट 3 ये हैं। ओके, सो फर्स्ट 2 सेगमेंट आती है हमारी पन्ना में। अब पन्ना तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पन्ना इज द पाली वर्ड, तो पन्ना इज प्रजना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपको प्रजना लिखा आए,
प्रयना भी बोल देते हैं इसको, ज को य बोल के, या पन्ना लिखा आए जो कि पाली वर्ड है, या विजडम लिखा आए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर अगर आपकी फर्स्ट टू सेगमेंट्स की बात हो रही है। अगर आपसे पूछे कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट किस में आती है, सो दैट विल बी शिला, एंड लास्ट थ्री किस में आती है, तो आंसर विल बी समाधि। और अगर आपको किसी सेगमेंट का नाम लेके पूछे, सपोज आपसे पूछे राइट एक्शन इज अ पार्ट ऑफ विच एट फोल्ड पाथ अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे, राइट एक्शन किस में आएगा, शिला में आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आठों जो आपके एट फोल्ड पाथ है उसमें से किसी एक को भी उठा के भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का है या कौन सी सेगमेंट को ये डिनोट करता है। तो आई होप यू विल बी एबल टू मार्क इट नाउ। ओके, सो लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन नाउ। Okay, so now it is which part of Buddhism is mostly connected to phenomenological psychology? बुद्धिज्म में कौन सा पार्ट है जो कि फिनोमेनोलॉजिकल साइकोलॉजी से कनेक्टेड है? सूता पिटाका, धम्मा संगरी, अभिधम्मा पिटाका, या none of this? What is phenomenological psychology? phenomenological psychology का मतलब है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है। ओके, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इनमें से अब कौन से बुद्धिज्म के पार्ट में इसमें इंक्लूडेड है? सो द आंसर फॉर दिस इज अभिधम्मा पिटाका। ओके, सो यू कैन जस्ट लर्न इट लाइक दैट ओनली कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात जो है वो अभिधम्मा पिटाका में की गई है। ओके, सो let's go to another question. Okay, who wrote the famous book Glimpses of Abhidhamma? This is the same thing, अभिधम्मा जो हमने अभी किया था, अभिधम्मा पिटाका। सो अभिधम्मा के बारे में ही बुक एक लिखी गई थी, वेरी फेमस बुक ग्लिम्सेस ऑफ अभिधम्मा। तो वो किसने लिखी थी? Was it Eric Fromm, Dalai Lama, Shogyam Trungpa, या Daniel Goleman? Okay, so the answer for this is थर्ड, शोग्याम थ्रुंगपा। ओके, सो इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा ये भी ट्रिक अपना सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा बुद्धिस्ट नेम टाइप आपको इसमें से ढूंढने की कौन सा है। हालांकि दलाई लामा इज ऑल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ नेम, बट एटलीस्ट दलाई लामा इज अ वेरी फेमस नेम, एंड तो आप ये याद रख सकते हैं कि दलाई लामा तो नहीं है आंसर। ठीक है, सो अनदर वन इज शोग्याम त्रुंगपा। ओके, शोग्याम त्रुंगपा टिबेटन बुद्धिस्ट। ठीक है, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ। द 5 sheets पंचकोशास थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन। अब पंचकोशा कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है, वो सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। लास्ट क्लास में पंचकोशा से रिलेटेड बस एक ही चीज रह गई थी कि ये कौन से उपनिषद में है। ठीक है, सो उसका आंसर हमें आज मिल जाएगा कि दिस पंचकोशा और 5 sheet जो थ्योरी है वो कथा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रसन्ना या तैतरीय उपनिषद, इसमें से किस में है? सो द आंसर इज तैतरीय उपनिषद। ठीक है, एंड अगर पंचकोशा से रिलेटेड आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं एंड फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ओके, so next question is, it is possible to accept the world as it is without experiencing dissatisfaction? This is related to which of the following in Buddhism? अब ये बोल रहे हैं कि हम इस दुनिया को ऐसे एक्सेप्ट करें जैसे कि ये है, और उसमें हम कोई डिससेटिस्फैक्शन भी ना हो, मतलब पूरी संतुष्टि के साथ हम जैसे ये है वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये बुद्धिज्म की कौन सी बात से रिलेट करता है? ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट थॉट इन एट फोल्ड पाथ, राइट माइंडफुलनेस इन एट फोल्ड पाथ, एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग,
एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी देखो, राइट थॉट इन एट फोल्ड पाथ, ये हमने एट फोल्ड पाथ अभी किए हैं, है ना। तो राइट थॉट का तो मतलब क्या है? राइट थॉट इज रिलेटेड टू विजडम। राइट थॉट में क्या था कि आपकी इंटेंशन राइट होनी चाहिए, कि आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें आपकी इंटेंशन क्या है ना, वो क्लियर हो, वो राइट हो, वो चीज है। राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? कि आप अवेयर हो, आप एक्सेप्ट करो चीजों को, कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है आपको उस चीज की अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो जो माइंडफुलनेस का जो है एट फोल्ड पाथ में, इट ब्रिंग्स द एक्सेप्टेंस इन द पर्सन। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल माइंडफुल हो जाते हो चीजों को लेके, आप समझने लग जाते हो कि ओके ये चीज हो रही है, ये कैसे हो रही है, क्या उसका कॉज था, क्या उसकी वजह से ये हुई है, एंड यू टेंड टू एक्सेप्ट कि ओके ये इट हैपन्स। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस वाला जो एक चीज आती है वो राइट माइंडफुलनेस से आती है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, क्रेविंग को भी एलिमिनेट करके कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब इट डज नॉट सिग्निफाई कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को, है ना। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, ये तो दोनों तरीके की बात है। तो इसमें हमारा जो आंसर है इट इज राइट माइंडफुलनेस। अगर हम राइट माइंडफुलनेस के पाथ पे चलें तो हम, ये पॉसिबल है कि हम इस दुनिया को जैसे कि ये है वैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई माइंडफुलनेस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन बुद्धिज्म। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज हमें मैच लिस्ट विद लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अच्छा, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ हमें मैच करना है, लाइक मैच द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट इज मटेरियल फॉर्म, फीलिंग ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, रीजन और इंटेलिजेंस। ओके, सो ये आपको कुछ इंग्लिश में टर्म्स दी गई हैं, इसको लिस्ट टू में आपको मैच करना है, विच इज वेदना, विनाना, रूपा, सना, ये सब क्या होता है। अब ये जो वर्ड्स है ये आपके बुद्धिज्म से लिए गए वर्ड्स है। ठीक है, तो अब इनका क्या मतलब होता है बुद्धिज्म में? जैसे इसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं इस पर मैं डिटेल में बताऊंगी, बट इतना बता दूंगी कि आपको इस टाइप के अगर मैचेस आए तो यू विल बी एबल टू डू इट। इन चीजों का मतलब क्या है? तो जैसे बुद्धिज्म में क्या है, माइंड एंड मैटर की बात की जाती है, माइंड एंड बॉडी आप कह सकते हैं। ठीक है, माइंड एंड बॉडी। बॉडी क्या है? बॉडी इज नथिंग बट अ फिजिकल एंटिटी। ठीक है, बॉडी को ही मैटर का नाम दिया जाता है। ठीक, एंड इस मैटर को क्या बोला जाता है बुद्धि में, बुद्धिज्म में? रूपा। ठीक है, एटलीस्ट ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, जैसे रूप से रूपा है, तो रूप क्या होता है? बॉडी का ही, बॉडी में आता है। ठीक है, रूप इज अ मटेरियल फॉर्म। ठीक, तो रूप जो हो गया, रूपा हो गया हमारा मटेरियल फॉर्म। सो ए का आंसर तो हो गया आपका 3। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि हमें फिर मैच करने में आसानी हो। रूप हो गया। अब एक तो बात इन्होंने बताई कि बॉडी इज मैटर। ठीक है, मैटर ये तो इट इज एवरीवेयर, ये तो कोई बुद्धिज्म वाली बात नहीं है कि बॉडी इज अ मैटर में, ये सबको पता है बॉडी जो है वो फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी मतलब मटेरियल फॉर्म है। ठीक है, इट इज अ मैटर। तो मैटर को इन्होंने क्या नाम दिया, बॉडी को क्या नाम दिया इन्होंने? रूप का। ठीक है, रूपा। तो रूपा हमारी क्या हो गई? जो बॉडी होती है वो मटेरियल फॉर्म होती है जी, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इन्होंने क्या बोला, एक होती है हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी चेतना। कॉन्शियसनेस क्या होती है उसको बताया इन्होंने विनाना। ठीक, कॉन्शियसनेस में ही हमारा रीजन एंड इंटेलिजेंस आता है। कॉग्निशन जो होता है वो हमारा इसी में आता है, रीजन एंड इंटेलिजेंस में। ठीक, तो रीजन एंड इंटेलिजेंस हमारा यहाँ पे है, तो उसका आंसर हो गया आपका विनाना, सेकंड। तो अब इन्होंने बताया कि ये जो विनाना है ना, ये जब भी आता है
तो ये आता है फीलिंग्स के साथ, परसेप्शंस के साथ, ठीक है। फीलिंग्स का नाम इन्होंने क्या दिया, फीलिंग्स को बोला वेदना, ठीक है, और परसेप्शन को बोला सना। इसमें कभी कभी डबल एन भी लिखा आ सकता है, सिंगल एन के साथ भी लिखा आ सकता है। ओके, सो फीलिंग्स क्या हो गई, फीलिंग ऑफ सेंसेशन हो गई आपकी वेदना, परसेप्शन हो गया आपका सना, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए के साथ 3, ओके, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ सेकेंड। पहला ही आपका इसमें आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक। सो वी विल चूज दिस वन। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, मटेरियल फॉर्म यानी कि जो बॉडी है वो मटेरियल फॉर्म है, वो रूप है, तो मटेरियल फॉर्म हो गया आपका रूप। रीजन या इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड आपका हो गया विनाना। फिर सेंसेशन या फीलिंग्स है आपकी वेदना, और परसेप्शन है आपका सना, ठीक है। ये बुद्धिज्म में इस तरीके से मेंशन है। तो दिस इज योर मैच। लेट्स गो टू अनदर स्लाइड नाउ, अनदर क्वेश्चन। ओके, सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। The different states of consciousness like wakefulness, dream, deep sleep as well as extraordinary state turiya अवस्था are described in, यानी कि कॉन्शियसनेस की ये स्टेट्स वेकफुलनेस, ड्रीम, डीप स्लीप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट तुरिया अवस्था, ये कहाँ डिस्क्राइब की गई है। तो ये डिस्क्राइब की गई है आपकी, एक्सक्यूज मी, ओके, सो द ऑप्शंस आर मांडुक्य उपनिषद, कथा उपनिषद, श्वेताश्वतरा उपनिषद या मीमांसा। ओके, सो द आंसर इज मांडुक्य उपनिषद। अब मांडुक्य उपनिषद से रिलेटेड थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, ताकि इसमें से कोई और क्वेश्चन भी आए तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ओके, सो लेट्स सी दिस। ओके, मांडुक्य उपनिषद है, पहली बात तो उपनिषद जो है ये हमारे वेद में होते हैं, तो ये है अथर्ववेद में, अथर्ववेदा का पार्ट है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में आपके 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का उल्लेख है। ओके, अब ये 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, कौन सी है, वेकफुलनेस है, ड्रीम की स्टेट है, डीप स्लीप की, और फोर्थ वन इज तुरिया स्टेट। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज आपकी वेकफुलनेस की स्टेट है। वेकफुलनेस की स्टेट में क्या होता है कि हम जाग रहे होते हैं और हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, थ्रू अवर सेंसेस, ठीक है। जो हमारे ईयर, नोज, आईज ये सब हैं, सेंसेस के थ्रू जो है हम इंटरेक्ट करते हैं विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक। ये हमारी वेकफुलनेस की स्टेट हो गई। दूसरी स्टेट हो गई हमारी ड्रीम की स्टेट। ड्रीम की स्टेट क्या होती है, ड्रीम की स्टेट में हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ नहीं बल्कि हम अपने इंटरनल वर्ल्ड के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे माइंड फैकल्टीज, मेंटल फैकल्टीज काम कर रही होती हैं। यहाँ पे सेंसेस नहीं होती, सेंसेस हमारी यूज होती हैं फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड इंटरेक्शन, और इंटरनल वर्ल्ड इंटरेक्शन के लिए हमारे क्या होते हैं, माइंड फैकल्टीज और मेंटल फैकल्टीज
का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी मेमोरीज, हमारे ड्रीम्स, हमारी विशेस, हमारी डिजायर्स, वो सब चीजें। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डीप स्लीप। डीप स्लीप की स्टेट में ना तो सेंसेस काम कर रही होती हैं, ठीक है, ना माइंड फैकल्टीज काम कर रही होती हैं। ये ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पे हम एकदम जो है बिल्कुल शांत होते हैं। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि दिस इज नॉट द एनलाइटनमेंट की स्टेट। ठीक। हालांकि ये इन दोनों चीजों से परे होती है। ना तो हम दिमाग में इतना कुछ थॉट्स लेके आ रहे होते हैं, ना ही हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कुछ इंटरेक्शन में होते हैं। ठीक। तो ये बहुत ही एक कामिंग, रेस्टफुल और पीसफुल स्टेट होती है। ठीक है। बट इट इज स्टिल नॉट एनलाइटनमेंट। फोर्थ स्टेट आती है हमारी तुरिया स्टेट। इसको ट्रांसीडेंटल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। ट्रांसेंडेंटल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका मतलब अब ये आती है आपकी जहाँ पे कि आप बिल्कुल अपने और इंडिविजुअल्स के बीच में बिल्कुल भेद समाप्त कर चुके होते हैं। आप वननेस हो जाते हैं विद द यूनिवर्सल। ठीक है। ट्रांसेंडेंटल। ठीक। तो इसमें फाइनली आपका एनलाइटनमेंट की तरफ ही आती है। एनलाइटनमेंट यहाँ जाके होता है। ठीक। जहाँ पे आप वननेस विद यूनिवर्स जो है अचीव कर लेता है इंसान। ओके। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुए हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन आज हमने देखी है। एंड ओके ओके। सो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया आपको, एंड आई होप ये आपको समझ आया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस हमारे टोटल हो गए हैं। लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। फर्दर 7 to 13 हमने आज कवर कर लिए हैं फ्रॉम यूनिट 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। एंड अभी इसमें थोड़े से क्वेश्चन हम और करेंगे। अभी तो ईस्टर्न साइकोलॉजी के बारे में ही हमने किया है। ओके। सो अगर इफ यू वांट टू practice like this, please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.